हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको करेंट अफेयर्स बेनिफिशियल लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपके किसी एग्जाम में इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर 5 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से करेंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्लियर इतनी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स के। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। लेकिन वो कैसा होता है? नेशनल टीचर्स डे होता है। तो आज 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज क्या है? वर्ल्ड टीचर्स डे है। 5 अक्टूबर को हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इस दिन की शुरुआत 1994 में हुई थी। पूरे वर्ल्ड में जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है तो उसे याद करने के लिए और जो टीचर्स की शॉर्टेज है अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में लोगों को कंसर्न दिखाने के लिए, अवेयरनेस दिखाने के लिए बेसिकली 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द यूनेस्को। 1994 में इस दिन की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या है। द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वॉन्ट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज। ये इस साल यहाँ पर थीम थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का 16 नंबर का एडिशन है, 69वें नंबर का संस्करण है और इस पूरे वीक को हम 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्लियर। यहाँ पर आप थीम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पर नेशनल वाइल्ड लाइफ की यहाँ पर थीम आपको देखने को मिलेगी। इस वीक की पूरी थीम है पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। डन इतनी चीज़ें। इसके अलावा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स जो आपका 2024 एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल हो या फिर जेई हो, सीपीओ हो, इसके अलावा स्टेनो का पेपर होता है, एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है। तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और सारे टॉपिक, स्टैटिक, जीके सब कुछ मिलने वाला है। खास बात इस कोर्स की ये है कि पुराने कोर्स से कैसा डिफ़र करता है, अलग है। तो यहाँ पर प्रीलिम से लेकर मेंस तक की सारी बातें की गई हैं, पहली बात। और हर एक टॉपिक जो होगा उसका एक वीडियो लेक्चर होगा, मतलब थ्योरी लेक्चर होगा। और उसके बाद लास्ट 5 ईयर में उस टॉपिक से जो PYQ आए हुए हैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो आप parchamclasses.in हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आप कंप्लीट कोर्स को भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर पॉलिटी अकेले का कोर्स चाहिए तो पॉलिटी अकेले का कोर्स आपको ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है। अभी इसमें कंटिन्यूसली वीडियो ऐड ऑन होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी फैकल्टी जो है वो काम में लगी हुई हैं और लगातार नए नए वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं। तो 2 to 3 मंथ्स में पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा, मतलब पूरा अवेलेबल हो जाएगा वीडियो। अभी भी 50% जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। क्लियर है। इसके अलावा परचम एप्लीकेशन पे विजिट कीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वहाँ से भी आप इस नए कोर्स को ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के हम करेंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट पर्सन को हम यहाँ पर देखेंगे। हम बात करने वाले हैं ईरानी कप के बारे में। ईरानी कप 2023-24 जो एडिशन है बेसिकली यहाँ पे कंक्लूड हुआ है। फाइनल जो मैच खेला गया था वो रणजी ट्रॉफी का जो विनर होता है वो और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के साथ बेसिकली फाइनल मैच खेला जाता है। तो रणजी ट्रॉफी का विनर कौन था? सौराष्ट्र की टीम थी। तो सौराष्ट्र की टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के बीच में बेसिकली ईरानी कप का फाइनल मैच यहाँ पर खेला गया। और यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो अपना ईरानी कप का 31 नंबर का 31वें नंबर का टाइटल इन्होंने ट्रॉफी को जो है वो लिफ्ट किया है। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन द 2023 ईरानी कप टाइटल।
ठीक है, बाय द 175 रन। फाइनल जो मैच हुआ था वो रेस्ट ऑफ इंडिया और सौराष्ट्र की टीम के बीच में हुआ था। ये रेस्ट ऑफ इंडिया का 31 नंबर का ईरानी कप का टाइटल है। फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था, तो राजकोट गुजरात में फाइनल मैच खेला गया था। ये इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट है, मतलब इंडिया के अंदर की ही जो टीम्स होती हैं वो आपस में इन मैच को खेलती हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का जो चैंपियन होता है उसके साथ और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के साथ बेसिकली ये मैच खेला जाता है। अब यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम है, इन्होंने कुछ समय पहले दिलीप ट्रॉफी का टाइटल भी लिफ्ट किया था। तो अभी इन्होंने ईरानी कप को लिफ्ट किया, ईरानी ट्रॉफी को लिफ्ट किया, कुछ समय पहले दिलीप ट्रॉफी को भी इन्होंने लिफ्ट किया था। तो रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम है उसके कैप्टन कौन है, कप्तान कौन है, तो आप देख सकते हैं हनुमा विहारी। हनुमा विहारी जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम है उसके कप्तान आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें ईरानी कप को ऑर्गेनाइज कौन कराता है भारत में, ये तो आपने जान लिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट है। अच्छा, इसका नाम ना IDFC ईरानी कप है क्योंकि स्पॉन्सरशिप आपको पता है टाइटल होता है इसके कारण। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब BCCI के द्वारा ईरानी कप को आयोजित किया जाता है और पहली बार इसका एडिशन जो है वो 1959-1960 में आयोजित किया गया था। बेसिकली BCCI के जो आप कह सकते हैं ट्रेजर थे जल आर ईरानी, इनके नाम पे बेसिकली ईरानी कप की शुरुआत हुई थी। और जो 25 नंबर की एनिवर्सरी थी रणजी ट्रॉफी की, उस मौके में 1959-60 में बेसिकली ईरानी कप की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अगली जो स्लाइड में आपको बताने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कैसे क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे 3 ट्रॉफी दिख रही है और तीनों ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से, डोमेस्टिक क्रिकेट से एसोसिएटेड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी एंड दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, ये तीनों ट्रॉफीज आपको दिख रही हैं, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2008 और 9 में हुई थी बेसिकली इसकी शुरुआत। इसको भी ऑर्गेनाइज कौन कराता है, BCCI कराता है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट होते हैं, उन सबको आयोजित कराने का काम कौन करता है, BCCI करता है। और एक T20 क्रिकेट फॉर्मेट है बेसिकली। देवधर ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये 50 ओवर की कंपटीशन है। इसका स्टार्टिंग 1973-74 में हुआ था। वहीं दिलीप ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं तो ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है या कंपटीशन है इंडिया का। इसका पहला एडिशन 1961-62 में हुआ था। क्लियर इतनी चीजें, तो ये तीनों ट्रॉफी ईरानी कप के साथ क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे 2-3 जो स्लाइड में दिखाने वाली हूँ, ये सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके हम पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं और गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो आपको नीरज चोपड़ा का नाम याद आता होगा कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को फर्स्ट गोल्ड मेडल लाकर दिया था। और ये न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में थी, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बार बार पूछी जा रही थी नीरज चोपड़ा के बारे में। वैसे ही अब आने वाले एग्जाम में आपको एक और नाम मिलने वाला है, वो है अन्नू रानी का। ये अन्नू रानी है, ये पहली वीमेन जेवलिन थ्रोअर मतलब भाला फेंक से एसोसिएटेड है जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसलिए आपको अन्नू रानी का नाम याद रखना है। अन्नू रानी वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वीमेन जेवलिन थ्रो इवेंट एट द एशियन गेम्स। और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 62.92 मीटर का है, 62.92 मीटर का इनका थ्रो था। तो आपको अन्नू रानी डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट से है, तो जेवलिन थ्रो से इनका रिलेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। मैंने आपको बताया था इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बेसिकली जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, हमारे भारत की जो अलग अलग बिल्डिंग है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट करने के लिए नए नए इनोवेशन करती हैं, आइडियाज़ लेकर आती हैं, या सोलर पैनल का यूज़ कर रही हैं, पैसेंजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो इन आधार पर बेसिकली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अलग अलग सर्टिफिकेशन देती है। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया है बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगले जो पर्सन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। कौन है ये? मुरली श्रीशंकर है। ठीक है, किस गेम से है? तो ये लॉन्ग जंपर है, ऊंची कूद से संबंध आपको इनका देखने को मिलेगा। तो मुरली श्रीशंकर जो है वो लॉन्ग जंपर है और इन्होंने अभी एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। इनकी जो बेस्ट जंप थी वो 8.19 मीटर की रजिस्टर की गई है, रिकॉर्ड की गई है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगला जो मेडल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं मेंस स्क्वॉश टीम के बारे में। जो फाइनल मैच हुआ था एशियन गेम्स में, जो अभी चाइना में 19 नंबर के चल रहे हैं, फाइनल मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की टीम के बीच में हुआ था और इंडिया की टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो इंडिया की जो मेंस स्क्वॉश टीम है उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। चलिए, अगली पर्सन जो है वो पारुल चौधरी है और इनका नाम भी आपको किसी पेपर में मिलने वाला है। पारुल चौधरी कौन है? ये एथलीट है, रनर है।
कुछ दिन पहले इन्होंने 3000 मीटर में 3000 मीटर जो रेस थी उसमें सिल्वर मेडल जीता था, और अब इन्होंने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है वीमेंस कैटेगरी में। ठीक है, तो पारुल चौधरी का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने रिसेंटली वीमेंस 500 मीटर में जो अभी चाइना में गेम्स हो रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल जीता, और कुछ दिन पहले 3000 मीटर में क्या किया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो मतलब इन्होंने गोल्ड भी जीत लिया, सिल्वर भी जीत लिया। क्या नाम है इनका? पारुल चौधरी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं इन शॉल के बारे में। पश्मीना कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे बसौली पश्मीना शॉल के बारे में, जो कि 100 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन क्राफ्ट है जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। इसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया है। आपको पता है 10 साल के लिए जीआई टैग देते हैं और उसके बाद इसे रिन्यू कराने की आवश्यकता पड़ती है। डन है इतनी चीजें। अच्छा, कुछ समय पहले वसौली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था और वो भी यहीं से बिलोंग करती थी। डन है इतनी चीजें। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है सचिन तेंदुलकर। आपको पता है आज 5 अक्टूबर है, और 5 अक्टूबर से आपके गुजरात में क्या शुरू हो रहा है? आपका ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। सो ओडीआई जो वर्ल्ड कप 2023 है, इसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, ज्योति सुरेखा एंड प्रवीण ओजस। इन दोनों का रिलेशन किससे है? तीरंदाजी से, मतलब आर्चरी से इनका एसोसिएशन है, और इन्होंने अभी जो मिक्स टीम इवेंट हुआ था ना उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने भी एशियन गेम्स में जीता है, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे। और ज्योति सुरेखा का नाम तो एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि इनका एसोसिएशन किस गेम से है, तो आर्चर है ये। ठीक है, तीरंदाजी से, निशानेबाजी से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, इसलिए पहले ही इनको हमने कर लिया। लास्ट में शॉर्ट न्यूज़ नहीं है आज स्टार्टिंग में शॉर्ट न्यूज़ हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम अगेन नोबेल प्राइज़ के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ पे मेडिसिन की फील्ड का नोबेल प्राइज़ बताया था, फिर मैंने आपको फिजिक्स की फील्ड के नोबेल प्राइज़ भी बता दिए। आज हम केमिस्ट्री की फील्ड में दिए गए नोबेल प्राइज़ को देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री की फील्ड में भी 3 लोगों को यहाँ पर ट्रायो को बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है 2023 का। ये तीनों के तीनों पर्सन जो है वो यूएसए से हैं। ठीक है, तीनों के तीनों कहाँ से हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है मांगी जी बवेंडी, यूएसए से हैं ये भी। लुइस ई ब्रूश, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं। और एलेक्सी इकीमोम, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं। और इन तीनों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब याद कैसे रखना है? तो एक्चुअली जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने सोचा इसको याद कैसे रखा जाए, तो मुझे याद आई एलेक्सा। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं ऑर्डर उसको करती रहती हूँ, एलेक्सा ऐसा करो, वो गाना बजाओ, ये करो वो करो, तो वो भी मुझसे परेशान है। ठीक है, सो एलेक्सा को मैंने ऑर्डर दिया कि यार गाना बजाओ, और ऑर्डर कैसे दूंगी? ऑब्वियस सी बात है, अपने मुँह से दूंगी, माउथ से दूंगी। ठीक है, लेकिन वो थक चुकी है और उसके दिमाग में हो चुका है केमिकल लोचा। उसके दिमाग में हो गया केमिकल लोचा और उसने बोला कि नहीं मैडम, आपका तो गाना बजाने का ही नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद आप रख लो। तो कैसे याद रखोगे? तो मैंने इसको ऐसे किया, एलेक्सी से मैंने याद रखा एलेक्सा, और यहाँ पे इसको माउथ कर दिया एलेक्सा, माउंगी से माउथ। तो एलेक्सा को मैंने माउथ से ऑर्डर दिया गाना बजाने के लिए, और उसको लुइस मतलब लोचा, वो भी कैसा? केमिकल लोचा, मतलब केमिकल की फील्ड में दिए गए अवार्ड। तो मैंने इसको ऐसे याद रख लिया, और मुझे पता है जब मुझे एग्जाम में दिखेंगे ना तो मुझे याद आ जाएगा और मैं सही करके आऊँगी। ठीक है, अच्छा अब इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो भी हम जान लेते हैं। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है इनको केमिस्ट्री की फील्ड में इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ देगी। ठीक है, किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने नैनो पार्टिकल्स पे बेसिकली काम किया है, क्वांटम डॉट पे। तो इन्होंने बेसिकली डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट किया है क्वांटम डॉट्स का, नैनो पार्टिकल जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो टेलीविजन्स होते हैं, एलईडी लाइट होती है, उनसे नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं, और इन पार्टिकल का यूज़ सर्जरी वगैरह में, ट्यूमर वगैरह के इलाज में भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने हमें बताया। नेक्स्ट है नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। तो रिसेंटली NSS मतलब नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए। और ये अवार्ड किसने दिए हैं? तो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा यहाँ पे लगभग 41 लोगों को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में।
अब हम बात करते हैं अवार्ड के बारे में। तो ये जो नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड है, इनकी शुरुआत 1993, 94, 1993, 94 में होती है और तब से हर साल एनुअल बेसिस पे, मतलब हर साल एवरी ईयर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड को कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर इन अवार्ड को बेसिकली देता है। अब क्या होती है ये नेशनल सर्विस स्कीम और क्यों अवार्ड दिया जा रहा है? तो बेसिकली ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है ना, इसको 1969 मतलब 1969 में लॉन्च किया गया था। 1969 में इसका लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो स्टूडेंट जो है वो कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करें, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसलिए जो एनएसएस के वॉलंटियर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। डन है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट है, अब बात करने वाले हैं हम स्लोएस्ट सिटी के बारे में। सबसे स्लो सिटी मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ऑब्वियस सी बात है वो सबसे स्लो होगी। ओके, तो भिवंडी महाराष्ट्र में मिलेगा, कोलकाता एंड आरा बिहार अमंग वर्ल्ड्स 10 सिटीज़ विद द स्लोएस्ट ट्रैफिक। अब देखिए हुआ क्या है, एक यूएस बेस्ड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है और रिपोर्ट में बताया है कि जो वर्ल्ड की टॉप 10 स्लोएस्ट सिटी हैं उनकी बेसिकली रैंकिंग इन्होंने जारी की है। तो इस टॉप 10 में भारत की 3 सिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? पहला है भिवंडी जो कि महाराष्ट्र में है, देन कोलकाता और फिर बिहार का आरा। इनको टॉप 10 में शामिल किया है स्पीड इंडेक्स में और ये सबसे स्लो सिटी है, मतलब सबसे अधिक ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस स्टडी को नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा कंडक्ट कराया गया और लगभग 1200 सिटीज़ 152 कंट्रीज़ की यहाँ पे कवर हुई हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। अगर आप देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आपको भिवंडी देखने को मिलेगा, 6th नंबर पे कोलकाता एंड 7th नंबर पे आरा बिहार का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट बेसिकली 3 पैरामीटर पे होती है। सबसे फास्ट सिटी मतलब जहाँ पे ट्रैफिक कम है, एकदम बढ़िया 200 की स्पीड में गाड़ी भगा लो। एक होती है बहुत स्लो जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और एक होती है कंजस्टेड। तो यहाँ पर देखेंगे अगर फास्ट की सिटी में बात करें तो फास्ट में टॉप पर आया है यहाँ पे फ्लिंट यूएसए का, स्लोएस्ट में बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और मोस्ट कंजस्टेड जो है वो बोगोटा कोलंबिया का है। ठीक है इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फाइनली मलेरिया की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है बाय WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स, इसको अप्रूवल दे दिया है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि R21 क्या है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हर एक कंट्री में लगातार बहुत सारे लोग मरते हैं हर साल मलेरिया के कारण। ठीक है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल तो थी नहीं। तो यहाँ पे R21 मैट्रिक्स को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और अब इसका इस्तेमाल जो है वो मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए एज अ वैक्सीन हम कर सकते हैं। R21 जो मलेरिया की वैक्सीन है उसको डेवलप किसने किया है? तो यहाँ पर आपको सीरम इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, आपको पता है। तो इसे डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर R21 मलेरिया वैक्सीन को तैयार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हमारी जो कैपेसिटी है अभी 100 मिलियन डोजेस पर एनम तैयार करने की है। एक साल में हम 100 मिलियन डोजेस तैयार कर सकते हैं और आने वाले नेक्स्ट ईयर में हम अपनी कैपेसिटी डबल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे 50th नंबर के इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर के बारे में। बेसिकली यहाँ पे 50वें नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का आयोजन किया जाना है। 12 से लेके 14 अक्टूबर के बीच में होना है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर होना है? तमिलनाडु में। जिसकी थीम आप देखेंगे एक्टिव एंड स्पोर्ट्स फेयर, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन, ये इसकी यहाँ पर थीम है। यहाँ पर अलग अलग जो निफ्ट के लोग हैं वो हो गए, इसके अलावा अलग अलग जो बायर्स हैं, कंसल्टेंट हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आत्मन। आत्मन क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ही बातें हैं कि कौन सा ये मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री इसको रन कर रही है। बस 2 ही बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको ही फोकस करेंगे। सो आत्मन का फुल फॉर्म है एग्री स्टार्टअप डेमो एंड फंडिंग। एग्री स्टार्टअप डेमो एंड फंडिंग इसका फुल फॉर्म है। तो
तो आत्मन प्रोग्राम, आत्मन 2023 प्रोग्राम को आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन में एड्रेस कौन कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी इसको एड्रेस कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालते हैं। इन्होंने आत्मन 2023 प्रोग्राम को आयोजित किया। यहाँ पे कई सारे जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड स्टार्टअप्स थे ना, वो यहाँ पर आए। अब लगभग 55 स्टार्टअप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब ये स्टार्टअप आते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन दिया जाता है। और प्रेजेंटेशन जैसे आपने शार्क टैंक देखा होता है ना, आते हैं स्टार्टअप वाले लोग और अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर इन्वेस्टर को पसंद आता है तो इन्वेस्टर जो है उनको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 55 स्टार्टअप्स आए। किससे रिलेटेड थे ये? एग्रीकल्चर से, एग्रीटेक से रिलेटेड स्टार्टअप्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उनमें से 24 स्टार्टअप्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और इन 24 जो स्टार्टअप्स का पूल है, इनको 20 करोड़ रुपीज फंड किया जाएगा एग्रीटेक के सेक्टर में स्टार्टअप्स को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ई ऑक्शन। एक्चुअली देखो होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, आपने देखा होगा अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं विजिट करने के लिए, या फिर अलग अलग स्टेट में जाते हैं, तो कोई ना कोई अवार्ड या कोई ना कोई इस तरीके से गिफ्ट उनको दिया जाता है। अब मोदी जी इतने सारे गिफ्ट का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इन गिफ्ट का ऑक्शन किया जाता है। जो मोदी जी को डिफरेंट कंट्रीज से या स्टेट से जो गिफ्ट मिलते हैं उनका ऑक्शन किया जाता है। और पब्लिक भी जाके इस तरीके से आर्ट गैलरी में इनको लगाया जाता है। नॉर्मल पब्लिक, हम और आप जैसे लोग यहाँ पे जाते हैं और उनके बाद इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। बिडिंग के जरिए बिड करनी होती है। 100 रुपीज से लेके 65 लाख रुपीज तक की यहाँ पे बिडिंग होगी और उसके बाद पैसा इकट्ठा किया जाएगा। और पैसा जो इकट्ठा होगा उसको कहाँ पे लगाया जाएगा? नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए मोदी जी ने अपने गिफ्ट को बेचकर उनसे जो पैसा आया उसको कहां पे लगाने का फैसला किया है, तो आंसर हो जाएगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत जून 2014 में की गई थी। तो ये बात आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ई ऑक्शन है इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है वो बिडिंग होगी। 100 रुपीज से लेके 65 लाख रुपीज तक की बिडिंग यहाँ पे होगी। और ये जो प्रोडक्ट रखे गए हैं वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखे गए हैं। जो भी पैसा इकट्ठा होगा, जो मनी कलेक्शन होगा ऑक्शन में, इसको डोनेट किया जाएगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए, जिसे जून 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समप्रीति एक्सरसाइज के बारे में। तो समप्रीति एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली हर साल होने वाली एक्सरसाइज है और इस साल हम इसका 11th एडिशन कर रहे हैं, इसलिए इसको समप्रीति 11 कहा गया है, क्योंकि इसका 11th एडिशन है। हर साल होने वाली एक्सरसाइज है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। एक साल इंडिया इसको आयोजित करता है, दूसरे साल बांग्लादेश। मतलब 2022 में बांग्लादेश ने इसे होस्ट किया था और 2023 में इस एक्सरसाइज को होस्ट किया जा रहा है भारत में। 2009 से हमने इस एक्सरसाइज की शुरुआत की थी। आइए हम बात कर लेते हैं। सो इंडिया एंड बांग्लादेश की आर्मी बेसिकली कैसी एक्सरसाइज है? ये आर्मी एक्सरसाइज है। इसका 11th एडिशन हो रहा है समप्रीति एक्सरसाइज का। 3 अक्टूबर से शुरुआत हुई है उमरोई मेघालय में। 14 डेज 14 दिनों तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है और दोनों कंट्रीज की जो आर्मी के पर्सनल्स हैं, अलग अलग रेजिमेंट है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग 350 आर्मी पर्सनल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों एक दूसरे के बीच में अपनी जो टेक्टिकल आपकी जो प्रैक्टिसेस है उनको यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2009 में हुई थी और इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में बेसिकली एक्सरसाइज हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पिंक वॉल वॉर्म के बारे में। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल देख सकते हो 25 से 35 दिन की होती है। पहले एग आता है, फिर लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट होता है और एडल्ट होने के बाद एकदम तबाही मचा देता है। वो तमन्ना भाटिया का सॉन्ग तबाही नहीं है, ये नॉर्मल तबाही है जो कि कॉटन को इफेक्ट करती है और पूरे वर्ल्ड में कई हजारों लाखों करोड़ों रुपए का बेसिकली कॉटन जो है वो खराब हो जाता है इस पिंक वॉल वॉर्म के कारण। और अभी भी यही कर रहा है जो राजस्थान हरियाणा का एरिया है जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो उनकी फसल को खराब करने में बेसिकली लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में केवल इतना पूछा जाएगा कि पिंक वॉल वॉर्म कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका आंसर होगा कपास, कॉटन की फसल को।
ठीक है, इतनी चीज़ें। तो पिंक वॉलवॉर्म डैमेज टू द कॉटन फील्ड, तो रिसेंटली इसने नॉर्थ राजस्थान, नदर्न राजस्थान, हरियाणा और सदर्न वेस्ट पंजाब का जो एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा था कॉटन का, तो कॉटन की पूरी फील्ड को डैमेज कर दिया है। हालांकि ये जो फार्मर्स थे वो बीटी कॉटन शीट्स का यूज़ कर रहे थे, लेकिन बीटी कॉटन का जो सीड्स है वो इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पा रहे हैं अगेंस्ट द पिंक वॉलवॉर्म के अगेंस्ट। ठीक है, तो इससे हमारे प्रोडक्शन पे भी असर होगा। क्लियर है, ये एक इंसेक्ट है जो कि कॉटन की फसलों को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। डन इतनी चीज़ें। आइए हम बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। सो पहला क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने 1000 करोड़ रुपीस इकट्ठे किए हैं, रेस किए हैं बाय सोशल बॉन्ड। ठीक है, आप कहेंगे मैडम आपने तो बताया नहीं, तो आइए बता देते हैं। तो बेसिकली जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी बॉडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, सोशल बॉन्ड को इशू करती है। सोशल बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा होता है उनको एग्रीकल्चर या जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई प्रोजेक्ट है या लोगों के वेलफेयर के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें लगाया जाता है। तो बेसिकली सोशल बॉन्ड का मकसद क्या होता है, तो सोशल बॉन्ड की मदद से जो सरकारी कंपनियाँ होती हैं, एजेंसी होती है, बैंक या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को फिर किस कॉज के लिए आपने कलेक्ट किया है, जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए या फिर आप सोशल कॉजेज के लिए बेसिकली पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो नाबार्ड ने बेसिकली अभी यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीस रेज किए हैं, इकट्ठे किए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। क्लियर है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। डन। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर सेट टू बी अनवील इन नदर्न अमेरिका। तो उस स्टैच्यू का नाम क्या है, तो मैंने बताया था मैरीलैंड में जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू बनाया जा रहा है, इंडिया के बाहर का बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैच्यू, और इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर लगातार इक्वलिटी की बात करते रहे, समानता की बात करते रहे, दलितों के अधिकारों की ही बात करते रहे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा है कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो तैयार किसने किया है, इसके डिजाइनर कौन है, आर्टिस्ट कौन है, तो राम सुतार जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए मैस्कॉट किसे बनाया गया है, तो विलेज एंड टोंक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस हुई, उसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया हुआ, तो रिपोर्ट का डेटा पूछा है, तो 82% आबादी हिंदू की है और 17.71 पॉपुलेशन जो परसेंटेज वो मुस्लिम की है, एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है बिहार की, 13.07 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अस्त्र। अस्त्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अस्त्र जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। इसको किसने तैयार किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डीआरडीओ की डिफरेंट रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उनने मिलके और बीडीएल ने मिलके, मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, कि एना एंड पेरे बहुत फ्रैंक है और साथ में मिलके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये ट्रिक बताया था। कहीं मैच हो रहा है तो देख लेते हैं, फ्रैंक है, एना है एंड पेरे है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पेस वीक, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी थीम क्या है, तो स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा बन गया है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, कल हमने देखा था, त्रिपुरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली भारत की पहली फीमेल कौन बन गई है, और ये अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ किसे बनाया गया है, तो तरुण सोबती को बनाया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर कर पा रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं कि फिजिक्स की फील्ड 2023 में जो फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है वो किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए दिया गया है, आंसर हो जाएगा जनरेटिंग ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जो मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है, किसे दिया गया है, तो कैटलीना कैरी को एंड ड्रू विशमैन को। तो बेसिकली इन्हें किस चीज़ के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया है, 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, तो इस तरीके से आज का वीडियो हम खत्म करते हैं, बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।